Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to campus.pk और ठीक है सर। अच्छा जी, जी बच्चे तो जी बेटा लेक्चर स्टार्ट हो गया बेटा। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा बेटा आपको कि मैं आपके सामने शो करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ बेटा। आप आगे आपके सामने, ठीक है। मैं ज़रा साइड पे होता हूँ ताकि आप मुझे भी देखें, साथ में आप साथ में जो है स्लाइड्स को भी देखें। जी बेटा आपके स्क्रीन पे शो हो गया बेटा स्लाइड। हाँ जी, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है बेटा। जी बेटा, अच्छा जी एक बात लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ बेटा, कल से आप लोगों का 10 बजे लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का आपका सिर्फ 2 बजे ही लेक्चर होगा, 10 बजे लेक्चर नहीं होगा क्योंकि ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ कंपल्जन्स हैं, इसलिए सुबह 10 बजे आपका लेक्चर नहीं होगा। मेरा केमिस्ट्री का जो एक्स्ट्रा लेक्चर मैं ले रहा था वो ज़रा कुछ स्केजूल ज़रा चेंज हो गया मेरा। अपना कॉलेज का टाइमिंग भी शुरू हो गया, कॉलेज का भी वहाँ पे लेक्चर है, तो वो एडजस्ट नहीं हो सका, तो मैं सुबह 10 बजे लेक्चर नहीं पाऊँगा, ले नहीं पाऊँगा, ठीक है बेटा। तो आपका 10 बजे लेक्चर नहीं होगा कल से, सिर्फ 2 बजे का लेक्चर होगा, ठीक है बच्चे। आप लोग खुश हो जाए या खुश ना हो, लेकिन इट्स माई कंपल्जन। अच्छा बच्चे, अरबाज बेटा क्या कह रहे हो? मतलब इसकी टाइमिंग रखे है पहले से ही। अच्छा बच्चा ठीक है, ज़रा हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा इसको छोड़ो बेटा, बस ठीक है, आपस में बातें ना करें। अब हम ज़रा लेक्चर स्टार्ट करने लगा बेटा, ज़रा लेक्चर पे ज़रा फोकस करें। जी बच्चे, अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 को वाइंड अप किया था बेटा। अब हम नेक्स्ट अपना चैप्टर है दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री, इसको हम स्टार्ट करने लगा बेटा। इसमें कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ को हम ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है बच्चे। जाहिर बात है हमने एंट्री टेस्ट में या ई कैट में सारे के सारे कंप्लीट नहीं पढ़ाना बेटा। जुलाई 11 बेटा क्या बात कर रहे हो अरबाज, आपस में बातें ना करें बच्चे, अब लेक्चर पे ज़रा फोकस देना बेटा। अब यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गई बेटा, आप आपस में बातें ना करें। आपस में बातें करोगे बेटा फिर चेड हाइड हो जाएगा, फिर आप अब आवाज़ आ रही है बेटा? हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है बेटा, क्लियर हो गया सबको? जी जी बेटा, अब वॉइस अब आवाज़ क्लियर है ना बेटा? ठीक है, अब मेरे ख्याल आवाज़ आ रही है जी। ठीक है बेटा, अब ज़रा लेक्चर ज़रा सुने बेटा, ज़रा लेक्चर ज़रा सुने। अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया बेटा कि हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक अभी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, दीज आर बेसिकली क्या क्या है बेटा? सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। सिस्टम हमने कहा कि बेटा सिस्टम, आवाज़ नहीं आ रही बेटा? आवाज़ आ रही है बेटा, क्लियर है यहाँ से? मैंने ये कहा बेटा कि सिस्टम आपके पास वो रीजन है यूनिवर्स का जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है, दैट इज। अच्छा पिछली स्लाइड को रिपीट कर दूं बेटा? तो जी में आपके पास, अच्छा जी ये स्लाइड था बेटा। हाँ ठीक है बेटा, पिछली स्लाइड में आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा। इसमें ये है कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है बेटा, बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उसके दौरान जो हीट में चेंजेस है, दैट इज नोन एज, क्या है बेटा? दैट इज नोन एज बेटा, वही मैंने कर दिया बेटा, ये प्रीवियस स्लाइड है बेटा, यही है, ठीक है। इसमें आपने जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने लेना है वो ये है कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। हमारे पास एनर्जीज के कौन कौन से फॉर्म है बेटा? लाइक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है,
ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा हो, और पोटेंशियल एनर्जी कब होगी बेटा, जब मॉलिक्यूल स्टेशनरी हो। इसमें जो आपके पास मेन कंसेप्ट है वो आपने ये लेना है कि बेटा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो रिएक्शन के दौरान एनर्जीज में चेंजेस आती है। अब हमारे पास जब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एनर्जी जब सेम होगी, फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी सेम है तो कभी भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द बोथ एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर इक्वल। जब दोनों बराबर हो तो कभी भी रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं हो सकती। इसीलिए यहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी की जो प्रोफाइल है दे मस्ट बी डिफरेंट इन ऑर्डर टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन। अगर आप केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहते हैं तो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे यही बात हमने डिस्कस किया है बेटा कि आप इसी रिएक्शन के हवाले से जिस कंटेनर के अंदर रिएक्शन टेक्स प्लेस हो दैट कंटेनर दैट पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सिस्टम, और जो बाकी जो बाहर के सराउंडिंग है दैट इज बाहर की जो इन्वायरमेंट है दैट इज द सराउंडिंग, और जो इमेजिनरी लाइन है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है दैट इज नोन एज बाउंड्री लाइन। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमने यही बात की है। इसके बाद हमने बात की बेटा स्टेट क्या चीज है। स्टेट बेसिकली कंडीशन है, उस सिस्टम की कंडीशन है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि भाई इस सिस्टम की जो कंडीशन है, टेम्परेचर हमारे पास फॉर एग्जांपल इतना टेम्परेचर है, वॉल्यूम ये है, प्रेशर ये है। फॉर एग्जांपल हम इसको सपोज कर लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, या हम कहते हैं भाई 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो दीज आर नाउन एज द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो स्टेट हमारे पास फाइनल भी हो सकते हैं बेटा, इनिशियल भी हो सकता है। जब आपने रिएक्शन को शुरू किया तो जो स्टेट है उसको हम इनिशियल स्टेट कहेंगे। जब रिएक्शन प्रोसीड हो के प्रोडक्ट बनाने के बाद जो हमारे पास कंडीशन आएगी दैट इज नाउन एज फाइनल स्टेट, जिसमें हमारे पास V2 वॉल्यूम के लिए V2 होगा, टेम्परेचर के लिए T2 होगा, प्रेशर के लिए P2 होगा बेटा, और इंटरनल एनर्जी की बात अगर हम करें तो E2 होगा। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली बेसिक कंसेप्ट है बेटा जो आपको मैंने बता दिया। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट आपके पास स्लाइड है बेटा दैट इज ये तो अभी बात हो गई बेटा इसकी। अब इसमें आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से एक मैंने यहाँ पे वो ऐड किया हुआ है। अगर आप जरा देखें, चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम से क्या मुराद है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डेल्टा वी की, डेल्टा वी किसे कहेंगे बेटा, डेल्टा मीन्स चेंज इन द कंडीशन। तो डेल्टा वी किसके बराबर होगा, V2 माइनस V1। तो ये कुछ आपके पास उन्होंने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। दैट इज चेंज इन वॉल्यूम को हम डेल्टा वी से शो करेंगे बेटा, चेंज इन प्रेशर को हम डेल्टा पी से शो करेंगे, चेंज इन फ्री एनर्जी, जो फ्री एनर्जी होगी इन मॉलिक्यूल्स की उसके लिए हमारे पास डेल्टा जी है, डेल्टा एच इज द इंथैल्पी, ये इंथैल्पी क्या है थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, टेम्परेचर में चेंज के लिए हम डेल्टा टी इस्तेमाल करते हैं, और इंटरनल एनर्जीज के लिए हम क्या कहेंगे बेटा, डेल्टा ई। और इंट्रोपी बेसिकली उस सिस्टम के अंदर इरेगुलरिटीज आ जाती है, दैट इज नाउन एज बेटा, यहाँ पे तो क्लियर आ रही है बेटा, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास है बेटा स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या चीज है बेटा, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, डेफिनेशन आपके सामने है बेटा। दैट इज क्या है बेटा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी of a system which has some definite values for the initial and final states and which is the independent of the path adopted to bring about a change। मतलब स्टेट फंक्शन क्या चीज है बेटा, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब ये है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मींस द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजरेबल, जो आप मेजर कर सकते हैं, लाइक वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं। दीज आर बेसिकली क्या चीज है बेटा, स्टेट फंक्शंस है। ये इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जो वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसकी इनिशियल और फाइनल कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है, लेकिन ये किस तरह से चेंज हुआ वो हमें उसके हवाले से इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई वॉल्यूम पहले V1 था, बाद में V2 हो गया। ठीक है बेटा, अब V1 से V2 होने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज डेल्टा V। अब ये जो डेल्टा V है इसको हम कहेंगे स्टेट फंक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन कहेंगे। अब ये V1 से V2 किस तरह हुआ, बाय चेंजिंग टेम्परेचर या बाय चेंजिंग प्रेशर, इसके ऊपर स्टेट फंक्शंस डिपेंड नहीं करती। सिंपल आप कह सकते हैं जो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, दीज आर बेसिकली नाउन एज स्टेट फंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, स्टेट फंक्शन कहेंगे। ठीक हो गया बेटा। अब आपका नेक्स्ट अगला स्लाइड आएगा बेटा, दैट इज मैं उसको जरा आपके सामने स्क्रीन पे शो करने लगा हूं, उसको जरा आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड आ रहा है बेटा, दैट इज कुछ एग्जांपल्स की उन्होंने बात की है। देखिए मैंने अभी यही एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया था।
कि एक तो आपके पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है और इंथैल्पी है। दीज आर बेसिकली स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शंस। ठीक है बच्चे, ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शंस है। अब आपके पास स्टेट फंक्शंस की रिप्रेजेंटेशन किस तरह आप करते हैं बेटा? एक तो याद रखिएगा जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं उन सबको आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। वॉल्यूम है तो आप कैपिटल वी लिखेंगे, टेम्परेचर है तो कैपिटल टी लिखेंगे। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। हीट एंड वर्क आर नॉट अ स्टेट फंक्शन। हीट और वर्क कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं है बेटा। ठीक है, आप हीट और वर्क को हम डेल्टा के साथ नहीं लिखेंगे इसके अंदर, इसलिए ये स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चे, इसके अलावा इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। जो इंटरनल एनर्जी होगी वो स्टेट फंक्शन है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास आते हैं बेटा व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या चीज है बेटा? अब आप जरा गौर से देखिए बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि रिएक्टेंट्स की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इन दोनों के सम के बराबर है। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जितने भी उस सिस्टम के अंदर मौजूद है उन तमाम की एनर्जीज की जो सम है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चे, तो हम इसमें कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम दैट इज नोन एज क्या है बच्चे? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को हम किस तरह लिखेंगे बेटा? इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, और E इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा? E इज इक्वल टू क्या है बेटा? E टोटल इज इक्वल टू E काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उस सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम के तमाम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चे, और इंटरनल एनर्जी आपके पास एक स्टेट फंक्शन भी है। अब उन्होंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं बेटा, लाइक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कब होगी बेटा? जब मॉलिक्यूल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो। जब वो स्ट्रेट मूव कर रहा हो तो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी बेटा? जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा हो, रोटेशन शो कर रही हो, तब उसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी बेटा? जो टू एंड फ्रो मोशन अगर करे, अगर वो अपने मीन पोजीशन पे ही टू एंड फ्रो मोशन करे तो दैट इज नोन एज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें एमसीक्यूज आपने याद रखने बेटा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल शो करेगी। ये एमसीक्यूज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा वो मॉलिक्यूल शो करेंगे जो मोनो एटॉमिक हो। ठीक है बेटा, मोनो एटॉमिक हो वो हमेशा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी शो करेगी। और अगर हम बात करते हैं रोटेशनल की, तो रोटेशनल वो मॉलिक्यूल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी शो करेगी जो आपके पास टेट्रा एटॉमिक हो, जिसके अंदर 4 एटम्स हो, वो आपके पास क्या शो करेंगे बेटा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी शो करेंगे। और वाइब्रेशनल की बात कब होगी बेटा? जब आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो डाई एटॉमिक हो। ठीक है, आपके सामने भी डायग्राम बना हुआ है बेटा, डायग्राम भी साथ दिया हुआ है कि वाइब्रेशन के लिए 2 चाहिए और रोटेशनल के लिए कम से कम 4 चाहिए, और जो ट्रांसलेशनल है उसके लिए एक, अगर एक हमारे पास एटम भी हो मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस है, हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टोन है, ऑर्गन है, जीनोन है, दीज आर बेसिकली मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इन मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, क्लोरीन, फ्लोरीन की, तो ये आपके पास कौन सी शो करेंगे बेटा? दे विल शो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह अगर हमारे पास मीथेन है, CH4 गैस है, अगर इसकी हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो आपके पास कौन सी होगी बेटा? दैट वुड बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से आप याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 2 यहाँ पे उन्होंने टाइप दिया हुआ है। एक तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस किसे कहते हैं बेटा? जो विद इन द मॉलिक्यूल बिटवीन द एटम हो, बिटवीन द एटम विद इन द मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है बेटा? जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास HCl है, HCl और HCl है फॉर एग्जांपल। अगर हम इसकी बात करें जो एटम्स के दरमियान है तो इसको हम कहेंगे इंट्रा। और अगर हम इन दोनों की बात करें फॉर एग्जांपल, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इंटर। ये 2 मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसी मॉलिक्यूल के अपने एटम्स के दरमियान अगर फोर्स हो तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। ठीक है बच्चे, ये सारे स्लाइड्स में आपको वर्कशीट्स के फॉर्म में अपलोड भी करूंगा ड्राइव पे, आप वहां से भी इसको पढ़ लेना बेटा। ठीक है, ताकि आपके जो है कंसेप्ट आसानी से बिल्ड हो।
इसके बाद है बेटा इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो क्या वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जाहिर बात है टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है बेटा। फेज चेंज में अकर, मतलब अगर आप इंटरनल एनर्जी चेंज कर देते हैं तो फेज चेंज हो सकती है बेटा। फॉर एग्जांपल गैस है तो लिक्विड जा सकते हैं, लिक्विड है तो सॉलिड में जा सकते हैं, सॉलिड है तो गैस में आ सकते हैं, मतलब आपस में फेसेस चेंज कर सकते हैं। अ केमिकल रिएक्शन में टेक्स प्लेस, जाहिर बात है इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो सकती है, जाहिर बात है। अब आपके पास आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज लॉस। कुछ लॉस के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको याद हो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही है जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी कहते हैं या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। मतलब हम एनर्जी को ना खत्म कर सकते हैं ना हम नया बना सकते हैं बेटा। मॉलिक्यूल्स के अंदर जब रिएक्शन हो रहा हो ये सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ बेटा, दैट इज, ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है बच्चे, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। और इसके अलावा उन्होंने आगे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा हुआ, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है बच्चे, दो चीजें आपके पास दिया हुआ है, एक ये आपके पास फार्मूला है और एक ये फार्मूला। इस फार्मूले को जरा, इसकी एक्सप्लेनेशन जरा सुने बेटा। एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए केमिकल जो इक्वेशन है वो कौन सी है, फेज चेंज क्या होता है। अच्छा फॉर्मा बेटा, मैंने ये कहा था फेज चेंज से मुराद ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में है, एक सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है, अगर उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए तो वो सॉलिड में जा सकता है बेटा, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए तो वो लिक्विड गैस में आ सकता है। गैस, लिक्विड, सॉलिड जो स्टेट्स है ना उसी को हम फेज कहते हैं। एक फेज से दूसरे फेज में भी कन्वर्ट हो सकता है इंटरनल एनर्जी अगर चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं गैसेस की, एक गैसियस एक सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हमने इंटरनल एनर्जी कम कर दिया तो वो गैस से किस में जाएगा, वो गैस से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। अगर मजीद टेम्परेचर, मजीद हम उनकी इंटरनल एनर्जी कम कर दे तो वो सॉलिड में चला जाएगा। तो मतलब आपके पास एक सब्सटेंस का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना फेज चेंज कहते हैं। और फेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है बेटा, दैट इज द इंटरनल एनर्जी, उसको हम क्या कहेंगे, फेज चेंज। ठीक हो गया बेटा। अब आपके पास यहाँ पे एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया हुआ है, दैट इज द डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। अब आपको पता है ये फार्मूला कैसे डिराइव किया गया है, ये सारी चीजें आपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ के आए। यहाँ पे आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब और इसके अलावा एक और फॉर्म भी है, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है बच्चे, प्रेशर यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है। वॉल्यूम को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ बेटा, चेंज किया हुआ है, डेल्टा वी। ऊपर वाली जो इक्वेशन है पी डेल्टा वी से मुराद क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज है। सेकंड आपके पास जो फॉर्म है मैथमेटिकल फॉर्म, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा बेटा, वी क्यू के बराबर होगा। क्यू इज द हीट और वी मींस कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगा उसके बराबर होगा डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी। अब आगे आपके पास आ जाता है बेटा एंथैल्पी क्या चीज है। इसके अंदर एमसीक्यूज के हवाले से कुछ पॉइंट्स आएंगे, उसको आपने अच्छी तरह मेमोराइज करना है। इसमें आपके पास है बेटा एंथैल्पी क्या है बेटा, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर जो हीट, टोटल हीट कंटेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। इसके अंदर कुछ उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए, उस पॉइंट को जरा देखें। ये आपके पास एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन से मुराद इसके इनिशियल और फाइनल स्टेट होगी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, किस तरह चेंज होगी बेटा, दैट इज नोन एज स्टेट फंक्शन। अच्छा इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन स्टेट एंथैल्पी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर हमारे पास एक गिवन स्टेट हो तो उसमें हम कभी भी एंथैल्पी को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए अभी हमने ये बात की डेल्टा एच, यहाँ पे ये मैथमेटिकल फॉर्म याद रखिएगा बेटा, डेल्टा एच किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू, मतलब आपके पास चेंज इन एंथैल्पी दैट वुड बी इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, दैट वुड बी इक्वल टू द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे जो क्यू पी है, क्यू पी स्मॉल पी, यहाँ पे पी स्मॉल शो किया हुआ, इट मींस कांस्टेंट क्या है बेटा, आपके पास प्रेशर है
और हीट आपके पास जो टोटल इस सिस्टम की होगी दैट इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, दैट इज इंथैल्पी. Enthalpy change delta H of a reaction is the change that occurs when certain number of moles, देखो ना reactant convert हो जाए product में under the standard condition at 25 डिग्री C and 1 atm pressure. तो इसी को हम इंथैल्पी चेंज कहेंगे बेटा. इंथैल्पी चेंज कब होगी बेटा? जब आपके कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में, तब आपके पास जो चेंजेस आएगी हीट में दैट इज नोन एज डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज इन इंथैल्पी. अच्छा जी, उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा बेटा. यहाँ पे मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ एमसीक्यूज है ये. दैट इज डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन क्या है बेटा? डेल्टा एच नॉट से मुराद क्या है? चेंज इन इंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या है बेटा आपके पास? माइनस 393.7 किलो जूल पर मोल. ये आपने वैल्यू याद रखनी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इंपॉर्टेंट है. इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए क्या है बेटा? माइनस 692 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है. स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज चूजन 0. अच्छा, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा बेटा, जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी है किसी भी सब्सटेंस के लिए वो हमेशा हम जीरो रखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे. मतलब आपके पास क्या है बेटा? चूजन 0. जब इसमें एक और बात भी याद रखिएगा बेटा, जो आपके पास हीट है टोटल कंटेंट ऑफ अ सिस्टम जब कांस्टेंट प्रेशर पे होगा वो ग्रेटर होगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो. मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो सिस्टम है, दोनों की जो है इंथैल्पी सेम है. अगर एक सिस्टम का हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है और एक सिस्टम का हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, तो याद रखिएगा जो प्रेशर कांस्टेंट होगा उसका जो इंथैल्पी है या उसका जो हीट है दैट इज ग्रेटर देन द हीट कंटेंट ऑफ दैट सिस्टम जिसके अंदर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है. ये बात आपने याद रखनी है. और डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई. जो इंथैल्पी चेंज है वो ग्रेटर होगा बेटा किसके? इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी से. ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक इंथैल्पी के हवाले से मैंने बात कर. जी जी बच्चे, अब आवाज आ रही है बेटा? ठीक हो गया जी बेटा, अब चेंज हो गया बेटा ये, ठीक है. अच्छा, तो मैं बता रहा था बेटा कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज है, जिसमें आपके पास नंबर 1 है इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन की हमने बात की बेटा. ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हमने बात की. इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किससे कहेंगे बेटा? जब आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट सर्टेन अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करे, जो प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे और जो चेंज इन इंथैल्पी होगी, जो हीट में चेंज आएगी दैट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन. इसको हम डेल्टा एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन से मुराद क्या है बेटा? आपके पास कोई कंपाउंड बने उस दौरान आपके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज इंथैल्पी चेंज आएगी, दैट इज नोन एज क्या है बेटा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है. इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब आप किसी भी एटम को बनाते वक्त, किसी भी मॉलिक्यूल से या किसी भी कंपाउंड से एटम को फॉर्म करते वक्त जो फॉर्मेशन ऑफ एटम के दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगी दैट इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहा है बेटा, इसको जरा गौर से सुनना है. इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अब आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कोई एसिड और कोई बेस आपस में रिएक्ट करती है और सॉल्ट और वाटर बना देते हैं. ठीक है बच्चे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे कहेंगे? कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक मोल फॉर एग्जांपल बेस है और एक मोल आपके पास फॉर एग्जांपल एसिड है. अगर हमारे पास एसिड से OH आ जाए और बेस से H, एसिड से हमारे पास H आ जाए और बेस से OH आ जाए, अगर ये दोनों मिलके एक मोल वाटर बनाए और एक मोल वाटर बनाते वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो यहाँ पे एमसीक्यूज के हवाले से बेटा याद रखिएगा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या चेंज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में अगर एग्जांपल अगर आपको दे दे वाटर की, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वाटर या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस प्रोड्यूस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग वाटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. तो याद रखिएगा बेटा -57 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी जब एक मोल वाटर एसिड और बेस से प्रोड्यूस होंगे. दैट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ये एमसीक्यूज भी याद रखिएगा बेटा. इंथैल्पी ऑफ कंबशन. इंथैल्पी ऑफ कंबशन में किसे कहेंगे बेटा? जब आपके पास कोई एक मोल सब्सटेंस बर्न हो
तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ हीट चेंज होगी दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जिसमें आपके पास उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ कंबस्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की कंबस्शन से -1368 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है। इंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन, जब आपके पास कोई सॉल्यूशन बने तब जो इंथैल्पी में चेंज आएगी दैट इज नोन एज बेटा, आवाज क्लियर हो गई बेटा, वॉइस क्लियर हो गया ना बेटा? फरवा बेटा, आवाज आ रही है ना अब तो जी। अगर हमारे पास एक रिएक्शन है या आपके पास फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है, आपने एक सल्यूट लिया, उसको आपने किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दिया, जब डिसॉल्व करते वक्त जो इंथैल्पी में चेंज आएगी दैट इज द इंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन। एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड को अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो जो इंथैल्पी चेंज आएगी बेटा दैट इज +16.2 किलो जूल पर मोल। आगे का इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बेटा दैट इज जी। अब इसमें एक एग्जांपल है बेटा, ये भी बेटा आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है बेटा। एमसीक्यूज के लिए एक टेबल बना हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा बेटा, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। एग्जांपल्स ऑफ द रिएक्शन व्हेन एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जिसमें दोनों हो सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई वो कौन सा एंथैल्पी चेंज है जिसमें पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। तो इसमें आपने याद रखनी है बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये दो ऐसे प्रोसेस है जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके पास एंथैल्पी प्लस में होंगे। और अगर हम बात करते हैं रिएक्शंस की, वो रिएक्शन जिसमें नेगेटिव हो तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। नंबर 2 इज द कंबशन, कंबशन से हमेशा एनर्जी मिलती है ना, तो ये आपके पास उसमें नेगेटिव में होगा। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये एमसीक्यूज के हवाले से ये पॉइंट याद रखिएगा बेटा, ठीक है। ये आपके सामने दिया हुआ है, इसको जरा याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके बाद कंपैरिजन है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए। जी बच्चे, अब आपने जरा इसको अच्छी तरह गौर से जरा क्लियर अंडरस्टैंड करना है बेटा। अब आपको पता है एक आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसमें उन्होंने टेबल दिया हुआ है जिसमें प्रॉपर्टीज आपके पास फ्लो ऑफ हीट एनर्जी सिस्टम टू सराउंडिंग। एक्सो में कहां पे जाएगा बेटा, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, और एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा। तो ये डिफरेंस आपने याद रखनी है बेटा। और इसके बाद टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की बात करें तो याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बेटा, और डिक्रीज हो जाएगा एंडोथर्मिक में। एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट लो होना चाहिए एक्सोथर्मिक में, और एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हाई होना चाहिए रिएक्टेंट हाई होना चाहिए एक्सोथर्मिक में। इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड की बात करें तो वीक हो जाती है बेटा, एक्सोथर्मिक में वीक है और एंडोथर्मिक में स्ट्रॉन्ग है। एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा एक्सोथर्मिक में और पॉजिटिव होगा किसमें, एंडोथर्मिक में। एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है बेटा, दो एग्जांपल्स उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ, दो एग्जांपल, इसको देख लेना। यहाँ पे एक बात जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो ये है, जरा मैं बोर्ड पे ड्रा करता हूँ बेटा, इधर जरा बोर्ड पे जरा देख लीजिएगा जरा। यहाँ देखे जरा बोर्ड पे बेटा सारे, शो करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए बेटा जरा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल रिएक्शन प्रोग्रेस और एंथैल्पी चेंज के हवाले से अगर हम बात करते हैं, रिएक्शन पाथ या रिएक्शन प्रोग्रेस भी हम कह सकते हैं बेटा। याद रखिएगा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। रिएक्टेंट की एनर्जी जब ज्यादा होगी तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि ये जो आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिक्रीज हो रही है इस तरह। अब आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे एनर्जी देखें तो यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे एनर्जी बेटा ज्यादा है, ये 2। तो रिएक्टेंट की एनर्जी जब प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते वक्त अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी कम होगी तो वो ज्यादा स्टेबल है। अब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए किस में जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से।
तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और वो प्रोडक्ट में जाते वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा थी उसको वो क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे और वो अपने आप को स्टेबल कर देंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। अब हमें वो प्रोडक्ट चाहिए, अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें उस रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज द एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में जो डिफरेंस है वो आपने याद रखनी है बेटा, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के हवाले से बात यह है कि एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, तो रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। बेटा बात क्लियर हो गई बेटा? ये कोई इश्यू बेटा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के तो बेसिक पॉइंट्स हैं, इनमें आई होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसी को अगर मैं ग्राफिकल एक्सप्लेन करूं तो वो ग्राफ आपके पास ये आ जाएगा। अब आप जरा यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ में अगर आप देखें तो इस ग्राफ में भी यहाँ पे शो किया हुआ है। देखिए एक आपके पास एक्सोथर्मिक के लिए है और एक आपके पास एंडोथर्मिक के लिए है। ये आपके पास जो फर्स्ट ग्राफ है वो एक्सोथर्मिक के लिए है, सेकेंड ग्राफ आपके पास एंडोथर्मिक के लिए है। जो एक्सोथर्मिक है उसमें आप देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है, ठीक है। और एंडोथर्मिक में अगर आप जरा देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो तो होगा क्या बेटा कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते वक्त अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी ताकि वो प्रोडक्ट के बराबर चले जाए, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके बाद एक छोटा सा टेबल नीचे और दिया हुआ बेटा, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा? ये टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है। एंथैल्पी आपके पास क्या है बेटा? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। मतलब तमाम वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम और इंटरनल एनर्जीज के जो सम है उसको हम एंथैल्पी कहेंगे, और जो सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी कहेंगे। डिनोशन ई और डिनोट करते ई से, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं बेटा। कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली बेटा आपके पास 1/1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, एनर्जी जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास Ge²/4πε0r²। ये अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, Ge²/4πε0r, दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 या 1/2 mv²। और इसके लिए हमारे पास क्या होगा बेटा? एच एंथैल्पी के लिए H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये साथ टेबल में दिया हुआ है। इसको भी जोल या कैलोरीज में डिनोट करते हैं बेटा, इसको हम किलो जोल पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास, दैट इज एक और डिफरेंस उन्होंने दिया हुआ, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दरमियान क्या डिफरेंस है? स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस है होते हैं बेटा जो खुद ब खुद हो, दैट टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से ना हो, बाहर एक्सटर्नल किसी एक्सटर्नल एड्स के जरिए, एक्सटर्नल प्रेशर के जरिए, एक्सटर्नल फोर्स के जरिए टेक्स प्लेस हो, दैट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें आपके पास याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे, और जो आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस है वो रिवर्स होगा स्पॉन्टेनियस का, मतलब वो इक्विलिब्रियम से नॉन इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। यूनिडायरेक्शनल होगा बेटा, याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस हमेशा एक ही डायरेक्शन में टेक्स प्लेस होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस हमेशा मल्टी डायरेक्शन में। एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख लेना जरा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक डू नॉट मिक्स के नाम से आपको एक पॉइंट बताया हुआ है, उसमें यह है कि अगर आप बात हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो याद रखिएगा बेटा हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता, कुछ एंडोथर्मिक भी हो सकती है। और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय द स्टडी ऑफ द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। साथ में उन्होंने एक बॉक्स भी बनाया हुआ है यहाँ पे, इस बॉक्स में जरा देखें तो डेल्टा जी, चेंज इन फ्री एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा? चेंज इन एंथैल्पी प्लस किसके बराबर होगा बेटा? डेल्टा टी एस, इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी, ठीक है बेटा। ये आपके पास एक यहाँ इस लेवल पे नहीं है इंट्रोपी के डिटेल, बस आपने सिर्फ यहाँ पे बात याद रखनी है, स्पॉन्टेनियस हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं हो सकती बेटा, ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ बेटा, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। सर बर्निंग ऑफ अ कैंडल स्पॉन्टेनियस है ना? जी बच्चे, बर्निंग ऑफ अ कैंडल स्पॉन्टेनियस है। मोमिन बेटा मैं बताने लगा हूँ, अब बर्निंग ऑफ अ कैंडल स्पॉन्टेनियस इसलिए है कि इसको बर्न करने के लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको स्पार्क देनी पड़ती है, थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। एक दफा एनर्जी दे दे तो वो खुद ब खुद बर्निंग होती रहेगी।
इसीलिए इसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल को स्पॉन्टेनियस इसलिए कहते हैं कि एक दफा ये स्टार्ट होने के बाद खुद ब खुद स्टार्ट रहता है, इसको मजीद एनर्जी देनी नहीं पड़ती। एक दफा एनर्जी दे के आप उसको स्पॉन्टेनियस उस कैंडल को आप बंद करेंगे एक दफा एनर्जी दे के, इसके बाद वो खुद ब खुद बर्निंग होती रहेगी। दैट इज नॉन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जी बच्चे, इसके बाद आपके पास है मेजरमेंट्स। आप मेजर कैसे कर सकते हैं बेटा? इसमें दो टाइप्स हैं, एक आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं और एक आप किससे मेजर कर सकते हैं बेटा? बाय थ्योरेटिकली। तो हम एंथैल्पी को, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कैसे करेंगे बेटा? दो हमारे पास मेथड है। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में हमारे पास ग्लास कैलोरीमीटर है और बॉम्ब कैलोरीमीटर है। ठीक है बच्चे, और जो थ्योरेटिकल है वो आपके पास बॉन हैबर साइकिल है और हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन है। ये दो आपके पास लॉस है। थ्योरेटिकली आप उनसे कैलकुलेट करेंगे, बॉन हैबर साइकिल एंड हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन। इससे आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं एंथैल्पी चेंज को, और एक्सपेरिमेंटली आप बॉम्ब कैलोरीमीटर और ग्लास कैलोरीमीटर से कर सकते हैं। यहाँ पे सारे डायग्राम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट आपने याद रखनी है बेटा, दैट इज कि बाय ग्लास कैलोरीमीटर से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? ग्लास कैलोरीमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम ग्लास कैलोरीमीटर को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो आपके पास फार्मूला होगा, कैलोरीमीटर इज बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिसके जरिए हम एंथैल्पी चेंज को फाइंड आउट करते हैं। कैलोरीमीटर मींस क्या है बेटा? The instrument which is used to calculate, the instrument which is used to determine the enthalpy of a reaction। नहीं बेटा, आपने इसको खत्म करना है। ये अब दो टॉपिक और रह गया, दो स्लाइड्स और रह गया, इसके बाद ये खत्म हो रहा है। इसको हमने खत्म करना है बेटा, क्योंकि अब इससे से रिलेटेड मैं आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड करूंगा। वर्कशीट में ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अब हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि आपका सुबह 10 बजे का लेक्चर नहीं होना। ठीक है जी, अच्छा जी। तो ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या है? S मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। तो यहाँ बेटा आप ये इक्वेशन याद रखिएगा, Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई S मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसमें इस इक्वेशन के अंदर याद रखिएगा बेटा, आपके पास एक तो हीट है, Q हीट है। ये किसके बराबर है बेटा? मैस ऑफ दैट सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाई S मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। यहाँ पे आपके पास M मैस ऑफ द रिएक्टेंट है, S आपके पास स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा टी आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट क्या चीज है बेटा? स्पेसिफिक हीट आपके पास 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पेसिफिक मैस है, उस मैस का जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको इंक्रीज करने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द स्पेसिफिक हीट। जी सर, अच्छा जी, स्पेसिफिक हीट क्लियर हो गया बेटा। अगर आपके पास 1 ग्राम मैस है तो उस 1 ग्राम मैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया यहां तक? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। जी बेटा, क्लियर हो गया बेटा सबको? हाँ जी। इसके बाद आपके पास अगला है बेटा, दैट इज अच्छा जी, यहाँ पे इस इक्वेशन को आपने याद रखनी बेटा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड लास्ट स्लाइड है बेटा, बस सेकंड लास्ट है ये। इसमें आपके पास आ जाते बॉम्ब कैलोरीमीटर। बात वही है, इसमें भी इक्वेशन वही है बेटा, सारे प्रोसीजर सेम है। इसमें आपके पास जो बात आपने याद रखनी है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर आप वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और खास तौर पे बॉम्ब कैलोरीमीटर को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द कंबशन। कंबशन में जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास उन्होंने दिया हुआ है एक्यूरेट एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन ऑफ अ फूड फ्यूल। ठीक है, कंटेन स्टील वेसल लाइंड विद द एनेमल टू प्रिवेंट कोरोजन। मतलब इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की है उन्होंने। प्लेटिनम क्रूसिबल है इसके अंदर, और इसके बाद प्रेशर है ऑक्सीजन का वो मेंटेन किया जाता है 20 atm। बेटा एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, साथ साथ आप लोग लिखते जाए। जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है उसके अंदर जो प्रेशर मेंटेन किया जाता है, दैट इज क्या है बेटा? 20 atm। 20 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, सॉरी, ऑक्सीजन का प्रेशर 20 atm मेंटेन किया जाता है इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है बेटा, आई रिपीट, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें आपने याद रखना है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा दैट इज 20 atm। अच्छा जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा बेटा कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ द मैस को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन है बेटा, दैट इज हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन।
इसमें आपके पास हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में आपको मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि बेटा हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में एक बात आपने याद रखनी है कि ये थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज है। आप थ्योरेटिकली एंथैल्पी चेंज को कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए उन्होंने दिया हुआ कि आपके पास जो रिएक्शन है वो बेसिकली कोई भी आपके पास एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्शन हो वो कांस्टेंट रहेगा, आइदर दैट रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप और डिफरेंट स्टेप। एक रिएक्शन डायरेक्ट स्टेप में अगर आप देखें तब जो एनर्जी चेंज होगी वही बराबर होगी बेटा अगर वही रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में जाए। तो यहां पे उन्होंने फॉर एग्जांपल दिया हुआ है ए बी में जा रहा है, बी सी में जा रहा है और सी डी में जा रहा है। तो जो डेल्टा एच है जो डायरेक्ट आपके पास है डेल्टा एच, यहां पे मैं लिखने लगा हूं बेटा, जरा बोर्ड पे देखें जरा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें ए जा रहा है फॉर एग्जांपल डी में, तो जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो अगर ए जाए पहले बी में, फिर बी जाए पहले सी में, फिर सी जाए डी में, तो आपके पास डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2, डेल्टा एच 3। अगर आप बात करते हैं ओवरऑल इसकी एनर्जी की, तो जो डेल्टा एच है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा डेल्टा एच 1 के बराबर होगा प्लस डेल्टा एच 2 के बराबर होगा प्लस डेल्टा एच 3 के बराबर होगा। मतलब सम ऑफ ऑल द स्टेप्स वो टोटल जो है एंथैल्पी चेंज के बराबर हो जाएगा। इसमें एग्जांपल उन्होंने दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और मतलब सोडियम कार्बोनेट के जो है एग्जांपल यहाँ पे दिया है। तो इसमें आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा -89.08 दोनों केसेस में डायरेक्ट स्टेप हो तब भी वही एनर्जी रिलीज होगी और अगर इनडायरेक्ट की बात करें तब भी वही एनर्जी रिलीज होगी। छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ ये देख लेना। बॉर्न हैबर साइकिल, बेटा बॉर्न हैबर साइकिल ये भी एप्लीकेशन है हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की। ये आपके पास एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक हो तो उसकी एनर्जी चेंज क्या होगी बेटा, 0 के बराबर होगा। इट एनेबल टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ बाइनरी कंपाउंड आयनिक, दिस इज कॉल्ड बॉर्न। अच्छा जी याद रखिएगा खास तौर पे बॉर्न हैबर साइकिल को हम लैटिस एनर्जी हमें पता है किसी भी आयनिक कंपाउंड के जो आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं, या फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जो लैटिस एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बॉर्न हैबर साइकिल इस्तेमाल करते हैं। लैटिस इक्वेशन भी दिया हुआ, लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये तो हमने बात की पहले बेटा। जरा लैटिस एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमिन डायरेक्टली, हम कभी भी डायरेक्टली इसको डिटरमिन नहीं कर सकते। लैटिस एनर्जी को हम ऑब्टेन करते हैं बाय मींस ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, लैटिस एनर्जी इज आल्सो हेल्प इन डिस्कसिंग स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। एप्लीकेशन क्या है बेटा इसमें हमारे पास, एक तो ये है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड बता सकते हैं, बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड बता सकते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इसमें बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो मैं आज रात को मैं अपलोड कर देता हूं बेटा। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, ठीक है बेटा, और इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह मंडे को हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे बेटा। हमने रोजाना एक लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ने से मुराद ये है कि बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज में आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बच्चे, इसमें जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। जी बेटा यहाँ पे तो शो हो रही बेटा। चले बेटा फिर यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं बेटा। ठीक है, हमारे लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया बेटा। यहाँ बस ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉर्न हैबर साइकिल दे दिया बेटा। क्लियर है बेटा सबको? तो बेटा आपने आज के अभी के जो लेक्चर के हवाले से अपने रिव्यूज़ लाजमी देना है बेटा, वो मैंने दे दिया बेटा, यहाँ पे शो कर दिया है। ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा बेटा, उस पर ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा लेक्चर के हवाले से अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा बेटा, और इंशाल्लाह हम कल इस पर डिस्कस करेंगे फर्दर मज़ीद। अभी टाइम ख़त्म हो गया बेटा, कल हम इस पर थोड़ा सा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बेटा मोमिन बेटा आप मुझे मैसेंजर कर देना, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूँगा। अभी टाइम ख़त्म हो गया है, तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। इसके अपने रिव्यूज़ लाजमी देनी है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।